ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन रखा है हिजबुल्लाह के बारे में, हिजबुल्लाह और इज़राइल की एनमिटी के बारे में, उसकी शत्रुता के बारे में। आपको यह भी क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर जब 2 वीक्स के लिए ट्रूस यानी युद्ध विराम के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुका है, यानी यूएसए ने भी स्वीकृति दी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है दिलो जान से कि भाई ये शांति स्थापित हो, बावजूद इसके इजराइल क्यों हिजबुल्लाह पर अटैक करने से पीछे क्यों नहीं हट रहा? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज मैं आपको हिजबुल्लाह की ओरिजिन, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संबंध और इन दोनों के बीच जो शत्रुता हुई है, जो एनमिटी हुई है, उसकी पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बात कुछ इस तरह की है कि ये जो दो इस तरह के अरब क्षेत्र आप देखेंगे, एक है सीरिया, दूसरा है लेबनान। ये दोनों फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। खैर, फ्रांस को 1941 तक फ्री करना पड़ा अपने कॉलोनी को। कॉलोनी नहीं थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से इनडायरेक्ट कॉलोनी आप कह सकते हैं, और प्रत्यक्ष उपनिवेश, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात लीग ऑफ नेशंस राष्ट्रसंघ के तहत फ्रांस को और ब्रिटेन को कुछ अरब क्षेत्रों का मैंडेट दिया गया था, एक संरक्षण प्रणाली थी। लेकिन चलिए, उस संरक्षण प्रणाली भी उपनिवेशवाद का ही बदला हुआ रूप था। फाइनली रेजिस्टेंस हुआ तो सीरिया और लेबनान दोनों को फ्री करना पड़ा फ्रांस को। फिर लेबनान में 3 तरह के पॉपुलेशन थे, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन, फिर सुन्नी मुसलमान और फिर शिया। तो अंत में वहाँ एक कॉन्फेशन सिस्टम बना। कॉन्फेशन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें तय हुआ जो क्रिश्चियन है वह क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होंगे, सुन्नी प्राइम मिनिस्टर होगा और शिया उसके विधानमंडल का स्पीकर होगा। यही कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बना था। वहां शिया की जनसंख्या 40% थी, तो लेबनान में एक अच्छी खासी शिया का पॉपुलेशन था। अब घटना कुछ इस तरह की हुई कि लेबनान और इजराइल के बीच दुश्मनी होने का कारण फिलिस्तीनी थे। ये जो फिलिस्तीनी क्षेत्र आप वेस्ट बैंक और गाजा देख रहे हैं, आज तो ये दोनों भी आपस में बढ़ चुके हैं, हमास और फतह पार्टी को लेकर। लेकिन फतह की एक फादर पार्टी हुआ करती थी, उसको बोलते थे फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। एंड PLO का हेड हुआ करता था यासिर अराफात। बड़ा रेस्पेक्टेड लीडर था, फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए वो संघर्ष कर रहा था। तो पहले उसने अपना हेडक्वार्टर जॉर्डन को बनाया हुआ था, जॉर्डन। फिर उसने अपना हेडक्वार्टर 1971 में चेंज करके लेबनान कर दिया। और चूंकि PLO को इजराइल अपना शत्रु मानता था और लेबनान में चूंकि PLO का अड्डा बन गया, उसका बेस बन गया, जो फिलिस्तीनियों का संगठन था, तो इसे इजराइल ने अपने दिल पर ले लिया। और इजराइल ने ऐसा माना कि लेबनान का रुख कहीं ना कहीं इजराइल विरोधी है। वहीं से इसके दिमाग में ये फितूर सवार हुई कि भाई लेबनान पर अटैक करके PLO को वहां से निकाला जाए। तो इस क्रम में 1978 में अटैक किया इजराइल ने और 1982 में दोबारा अटैक किया। उस समय आप देखेंगे तो लिकुड पार्टी, 82 में लिकुड पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था मेनाचेम बेगिन। तो मेनाचेम बेगिन ने ही ये अटैक को अंजाम दिया था। उस अटैक के बाद 1982 में PLO इस बात पर राजी हो गया कि मैं लेबनान हम छोड़ रहे हैं। लेकिन उस अटैक में शिया पॉपुलेशन, जो कि साउदर्न लेबनान में फैले हुए थे ज़्यादा, तो साउदर्न लेबनान में जो शिया पॉपुलेशन था उसको बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत दर्द झेला। इसी पर शिया पॉपुलेशन के अंदर एक हार्डलाइनर ग्रुप इमर्ज किया 82 में। और यह हार्डलाइनर ग्रुप को एक मोरल सपोर्ट कहाँ से मिला? तो थोड़ा आपको ईरान में मैं कई लेक्चर में बता चुका हूं कि ईरान में 1979 में एक इस्लामिक क्रांति हो चुकी थी, जिसने ईरान के राजतंत्र को समाप्त करके एक इस्लामी व्यवस्था कायम की थी। वो शिया सरकार थी और उसके मुखिया अयातुल्ला रूहानी खुमैनी थे। तो
अयतुल्ला रूहानी खुमैनी के अंतर्गत वहाँ ऑलरेडी एक सिया सरकार आ चुकी थी। इससे कहीं न कहीं लेबनान के सियाओं को थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिला और इसी क्रम में 1982 में लेबनान का हार्डलाइनर सिया ग्रुप ने मिलकर एक इस्लामिक रेजिस्टेंस नामक पार्टी बना ली और 1985 में ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस पार्टी थी उसने यह निर्णय लिया, उसने अपना एक मैनिफेस्टो जो अपना घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में उसने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाना और इजराइल के स्टेट को डिसमेंटल करना है, इजराइल को तोड़ना है। वहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। अब ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस पार्टी थी वो अपनी वैधता के लिए, सपोर्ट के लिए ईरान की तरफ देखा। अपने आका के रूप में उसने अयतुल्ला रूहाना खुमैनी को, जो अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को उसने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। इस पर अयतुल्ला जो रूहुल्लाह खुमैनी है, वो अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने ही उसका नामकरण किया हिजबुल्लाह, पार्टी ऑफ गॉड। तो हिजबुल्लाह का लिटरल मीनिंग होती है पार्टी ऑफ गॉड। वहीं से हिजबुल्लाह का इतिहास शुरू होता है। उसका हिजबुल्लाह का इतिहास तो इस्लामिक रेजिस्टेंस के रूप में पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसका नामकरण हो जाता है पार्टी ऑफ गॉड या हिजबुल्लाह। अब उसमें क्या था कि एक मल्टीनेशनल फोर्स, जब चूंकि 78 में इजराइल ने हमला किया था लेबनान पर, 82 में हमला किया था, तो वहाँ पर एक शांति बहाल करने के लिए मल्टीनेशनल फोर्स को स्थापित किया गया था, जिसमें कुछ अमेरिकी भी थे, कुछ फ्रेंच भी थे, मतलब वेस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज के सोल्जर्स वगैरह थे। तो उसको कहीं ना कहीं जो सिया ग्रुप, जो हिजबुल्लाह था, वह मल्टीनेशनल फोर्स को मानता था कि इसने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है और ये इजराइल का पक्षधर है और कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य सिया या इस्लाम को दबाना है। इसी बात पर ये बराबर मल्टीनेशनल फोर्स के ऊपर गुरिल्ला अटैक करता। सबसे बढ़कर इसने अमेरिकी दूतावास में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए। 66 अमेरिकन जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं और उसके एम्प्लॉइज हैं वो मर गए। फिर इसने सोल्जर्स पर हमला कर दिया तो 305 सोल्जर्स मर गए। तो अंत में मल्टीनेशनल फोर्स ने तय किया 1985 में कि अब हमें यहाँ से लेबनान से हट जाना है। तो जहां मल्टीनेशनल फोर्स लेबनान से हटा तो उसको हिजबुल्लाह ने अपनी विजय माना कि हमने तो साम्राज्यवादी शक्ति को खदेड़ा। अब लेबनान के एक भाग पर इजराइल का कब्जा था। फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के विरुद्ध अपनी दुश्मनी जारी रखी। अंत में थक हार कर इजराइल ने भी 2000 ईस्वी में लेबनान को खाली कर दिया और अपनी सेना को वापस कर लिया। जब 2000 ईस्वी में जिस समय इजराइल वहां से हटता है, एक तरह से हिजबुल्लाह अपना सिंहनाद करता है, अपनी विजय की घोषणा करता है कि अरे हमने तो साम्राज्यवादी शक्ति को पराजित कर दिया, उसे हरा दिया, और यह अपनी विजय की घोषणा करता है। तो उसका मनोबल और भी बढ़ता है। 2006 में एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश की। उससे पहले मैं एक घटना बताऊं कि बेसिकली जो हिजबुल्लाह एक संगठन है, उसका को संस्थापक हुआ करता था अब्बास अल मुसवी। तो 1995 में इजराइल ने अब्बास अल मुसावी को टारगेट लिया और उसकी हत्या कर दी। तो अब हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना, वह हिजबुल्लाह का नया चीफ नसरल्लाह था। तो वही जो नसरल्लाह जो नए चीफ बने, वही लीड करने लगा हिजबुल्लाह को। 2006 के इस अटैक के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह लगभग शांत चल रहे थे। 2006 में इजराइल को लगा कि हमने हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, क्योंकि 30 दिन तक उसने बहुत ही ज़बरदस्त हमले किए और हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो इजराइल को लगा कि शायद इस हमले के बाद अब हिजबुल्लाह रूपी कांटा हट गया है। लेकिन जो हसन नसरल्लाह है, उसने
ईरान की सहायता से अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखा। और इन दोनों के बीच एक और भी कहानी है कि आप अगर मैप पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह को सपोर्ट देता था, तो बीच में कड़ी के रूप में सीरिया काम करता था। लेकिन 2024 में जब बशर अल असद की सरकार गिर गई तो हिजबुल्लाह और भी ज़्यादा असुरक्षित हो गया। और तब तक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब अचानक से इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने जब गाजा में जेनोसाइड शुरू किया, जब उसने लगातार निरंतर हत्या करनी शुरू कर दी और निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारने लगा, तो हिजबुल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ और हिजबुल्लाह ने मिसाइल इजराइल पर छोड़ दी और उसका नाम दिया द फ्रेंडशिप मिसाइल। मतलब कि हमने कहीं ना कहीं हमास के पक्ष में और हमास की रक्षा के लिए हम अंधाधुंध मिसाइल दागेंगे, और फिर उसने मिसाइल की वर्षा कर दी। इजराइल कहाँ चुप बैठने वाला, उसने एक ही साथ दोनों को टारगेट ले लिया, हमास और हिजबुल्लाह। उसको दिख गया इजराइल को कि अब जब तक हम ईरान की प्रॉक्सी को नहीं समाप्त करेंगे, ईरान की प्रॉक्सी में 3 थे, उधर हमास, हालांकि वो सुन्नी गुट था लेकिन शिया ईरान के फेवर में था, उसके प्रभाव में था। दूसरा शिया गुट था हिजबुल्लाह जो ईरान का शिष्य था, उसका प्रॉक्सी था। और तीसरा यमन का हौथी जो ईरान से सपोर्ट पाता था। लेकिन हिजबुल्लाह का दमन चक्र इजराइल ने शुरू किया, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भंग किया। आपने एक कहानी पेजर वाली दुर्घटना सुनी होगी कि पेजर में किस तरह से उसने टाइम बॉम्ब फिट करके और कैसे कैसे एक ही बार बहुत सारे नेताओं को उड़ाया और हसन नसरल्लाह भी इसमें मारा गया। हसन नसरल्लाह के मरने के बाद नईम कासिम करके एक नया हेड बना है हिजबुल्लाह का, 71 वर्ष की उम्र का उलेमा है। और बावजूद इसके जो हिजबुल्लाह ने इतना मिलिट्री लॉसेस बर्दाश्त किया, बावजूद इसके ग्राउंड लेवल पर वो अपनी तैयारी करता रहा। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा लेबनान एक मत नहीं है। लेबनान तो 3 भागों में बटा हुआ है, क्रिश्चियन है, सुन्नी है, शिया है, इनके बीच सहमति नहीं है। इजराइल हालांकि साउदर्न लेबनान को निशाना बनाता है, उसका निशाना हिजबुल्लाह है, लेकिन इसमें बहुत सारे लेबनान के निर्दोष लोग भी वैसे मारे जा रहे हैं जो भी हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते। तो लेबनान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हिजबुल्लाह उसमें एक कंटेंडर मात्र है, लेकिन उसका दर्द पूरे लेबनान को झेलना पड़ता है। अब जब 23 अक्टूबर के बाद जब हिजबुल्लाह की ताकत लगभग इजराइल ने तोड़ दी, तो इजराइल ने चैन की सांस ली कि अब हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु नष्ट हो गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इधर जब इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुआ तो ईरान के पक्ष में फिर एक बार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी मार्च। और जब मार्च 2026 में जब फिर मिसाइल दागे, तब इजराइल को एहसास हुआ कि भाई ये तो फिनिक्स है, मरकर भी नहीं मरता है, फिर जी उठता है। इसको जड़ से, इसके कहीं ना कहीं रावण की तरह अब इसकी जो अमृत वाली थैली है जिसकी नाभि में है, उसको नष्ट करना होगा। अब इजराइल इस बात पर आमादा है कि हमें हर स्थिति में हिजबुल्लाह को समाप्त करना है। अब इधर पीस ट्रीटी चल रही है। पीस ट्रीटी में कंडीशन दिया गया कि भाई, ईरान ने कंडीशन रखा कि अविलंब इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक बंद करे। पाकिस्तान ने भी जो बीच में मेडिएटर है उसने भी सहमति जताई थी, लेकिन इजराइल को लग रहा है कि फिर यह जी उठेगा, कल को शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन हिजबुल्लाह फिर हमें निशाना लेता रहेगा, इसलिए हमें किसी भी स्थिति में इसे समाप्त करना है। लेकिन इजराइल फिर धोखा खा रहा है। घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। एक हिजबुल्लाह का एक अगर वॉलंटियर मारा जाएगा, फिर 10 उठ के खड़े हो गए। इसके लिए अन्याय का प्रतिकार करना होगा, परमानेंट पीस के बारे में सोचना होगा। और परमानेंट पीस तो वेस्ट एशिया में बड़ी दूर की चीज़ लग रही है। वेस्ट एशिया का भविष्य तो अभी बहुत अंधकार में दिख रहा है। तो चलिए, आज मैं इसी पर लेक्चर समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के बारे में बेसिक बातें आप समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।